बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े की वज़ीर आज़म और दीगर सियासी रहनुमाओं की जानिब से शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने कहा है कि अस्करी सतह पर जंगबंदी बरकरार है। भारत की सियासी क़यादत को शिकस्त हज़म नहीं हो रही। भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, ना ही रुख मोड़ सकता है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें 9 मुसाफिरों को कत्ल किया गया। इस वाक़े की शदीद अल्फाज से मज़म्मत की जा रही है। देखिए जी, ये प्रॉक्सीज काम कर रही और मेरा ख्याल है कि इसमें कल भी जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी आसिम मुनीर साहब ने और बाकी शुरका जितने हैं उन्होंने ये प्रॉक्सीज का जिक्र किया है और ये प्रॉक्सीज जो है ये काम कर रही हैं और जाहिर है कि जब मतलब जंग का तरीका है इसमें जो है ये कोई हमें किसी किस्म का उभाम नहीं होना चाहिए कि जंगों का एक ये तरीका है। अब एक जो है वो आर्टिलरी से होता है तरीका, एक बहरी फौज से होता है, एक जो है वो स्पेस में हो रहा है और एक नैरेटिव का भी है, डिप्लोमेटिक भी है। और इसी तरह से ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है कि मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को या मुख्तलिफ ग्रुप्स को फंडिंग करके और उसके बाद उनको लॉन्च किया जाता है और प्रॉपर असला उनके पास आ रहा है, ट्रेनिंग है, सब कुछ है। मेरा ख्याल ये है कि ये एक मामलात एक मकालमे से बढ़ के अब एक ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं और इसको ऑपरेशन को जाहिर है कि ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई तैयारों से ऑपरेशन किया जाए, मेरा नहीं ख्याल, बल्कि जो भी अफराद इसमें मुलविस हैं और यकीनन हमारे अदारों के पास उनकी मालूमात भी होनी चाहिए मुकम्मल तौर पे। और इसमें जब से हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान से बेहतर हुए हैं, अफगान हुकूमत से बेहतर हुए हैं और रशिया ने उन्हें मंजूर किया है, कबूल किया है, चाइना ने कबूल किया है, तो उसके बाद वहां पर यकीनन ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो कि नहीं चाहते कि अमन हो यहाँ पे। इसी तरह ईरान जो है वो हमारे साथ मुकम्मल ताउन कर रहा है बहुत से हवालों से, लेकिन उनके यहाँ भी ऐसे अनासिर मौजूद हैं, बल्कि उनके यहाँ तो मोसाद पेनिट्रेट कर चुकी है बहुत ज्यादा, और ऐसे अनासिर हमारे यहाँ भी मौजूद है मुल्क में। तो मेरा ख्याल है एक मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ऑपरेशन इस अंदाज में कि जी कहीं पर पूरा जो है वो अस्करी हवाले से ही, लेकिन वो कहते हैं ना कि बिल्कुल टारगेटेड जो है वो एक ऑपरेशन की जरूरत है जिसमें वो अनासिर जो कि इसमें मुलविस हैं, जो सहूलतकार हैं, जिनको फंडिंग है, जिनका आइडेंटिफिकेशन है, उनकी तरफ हमें जाना चाहिए। और किसी भी तरह से अब ये इसके मैं नहीं समझता कि कोई मकालमा या कोई बात हकूक और ये वो सारे छोड़ दें। ये गरीब गुरबा आते हैं, इनको मजदूर, और उसके बाद उनको ये घेर लेते हैं रास्ते में और उसके बाद उनको मारते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। तो ये सिलसिला मेरा ख्याल है खत्म होना चाहिए। और अब इस पे जाहिर है कि मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हमें अपने अस्करी डिफेंस के मामलात पे, डिप्लोमेटिक मामलात में, बाकी जगहों पे जहाँ पे बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं पाकिस्तान को, तो ये इंटरनल केओस और उसमें जाहिर है बहुत से अनासिर ऐसे हैं जिनको पसंद भी तो नहीं आता ना कि ये आप अस्करी महाज पे या डिप्लोमेटिक महाज पे जो कामयाबियां हासिल करते हैं, बहुत से अनासिर पर उसमें तकलीफ भी महसूस करते हैं। उनकी जो बका है वो केओस में होती है, वो केओस में ही रहते हैं। तो वो फिर इस वक्त ऐसे वक्त में एक्टिव होते हैं और उनकी कहीं ना कहीं से सरपरस्ती हो रही होती है, पैसा मिल रहा होता है, असला मिल रहा होता है और अंदर विद इन आपकी जो है उनको सपोर्ट भी होती है। तो ऐसे अनासर के खिलाफ मेरे ख्याल से फुल फ्लैश एक ऑपरेशन होना चाहिए, बिल्कुल वैसी ऑपरेशन जैसे माजी में हुए हैं। लेकिन इस बार वो ऑपरेशन जो है मेरा ख्याल है कि वो एक इसी लिहाज से माजी से बिल्कुल बरक्स होगा, क्योंकि ये जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में जो भी लोग हैं वो घेरे जाएंगे, मारे जाएंगे उसमें जो भी अनासर हैं। और क्योंकि इनको कहीं से भी मैं नहीं समझता कि इस पूरे रीजन में हमारे पड़ोसी ममालिक जो भी हैं वहां से कहीं से इनको कोई किसी किस्म की सपोर्ट हासिल होगी। ये रोग एलिमेंट्स तो यकीनन उनके यहाँ मौजूद हैं, उनके यहाँ मौजूद होंगे, लेकिन रियासती सतह पे मेरा ख्याल है कि वो भी सपोर्ट करेंगे इस ऑपरेशन को। तो तेजी से हमें इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। अच्छा, दो तीन मामलात जो हैं वो ऐसे हैं जो, क्योंकि डे टू डे मामला जो है तेजी से बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, और मैं इस बात को कंटिन्यू हमेशा लेके चलता हूँ कि जी ये क्योंकि एक गालिबन जो जो मेरा थीसिस है, जो बिल्कुल गालिब से बहुत बड़ी ग्लोबल लेवल पे ये 1945 का सिस्टम चूंकि गिर रहा है
इसलिए इसमें तेज हो रहे हैं वाकयात, बहुत तेज हो गए हैं। जंगें, मुज़ाकरात, मुलाकातें, नाकामियां, फैसलों की तब्दीलियां, कैसे मामलात हैं क्या। तो पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ है जी। वो इतना अहम है कि मतलब सिर्फ उस पर ही गौर किया जाए तो वो जो है वो बहुत बड़े वाकयात हमें नजर आते हैं। पहली बात तो ये है कि जो आसियान कॉन्फ्रेंस जो कोलालमपुर में खत्म हो गई अब तकरीबन, लेकिन यह है कि उसमें कुछ मुलाकातें बड़ी अहम हुई हैं। सही। एक मुलाकात तो उसका जिक्र मैंने कल भी किया था, और वो जो है वो सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो की और लेवरॉफ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, उनके दरमियान मुलाकात हुई थी। और उस मुलाकात का वो मुलाकात को बहुत पॉजिटिव नहीं गई थी। उसका जो एलामिया था जो रशिया की तरफ से आया था उसमें यह था कि यूक्रेन का जिक्र हुआ, वो कल हमने डिस्कस भी कर लिया था। लेकिन उसमें जो है वो कोई कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था, बड़ा ब्रेक थ्रू, बल्कि ये हुआ था कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है और जो रशिया है उनकी तरफ से मजीद जो है वो यूक्रेन के ऊपर जो उनकी पॉलिसी है, उन्होंने कहा हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है और हम उस पर रहेंगे, और हम किसी सूरत यहाँ पर जो है वो ये हमारा इलाका है, हमारा खिता है, और जो भी जहां तक है हम आगे जाएंगे। तो उनकी तरफ से वो जंग जारी रही कि सीज फायर जो है वो नहीं हो पा रही। तो सीज फायर की टॉक्स हुई थी इस्तांबुल में, जो शराइत रखी गई वो शराइत की मंजूरी बहरहाल। तो वो मुलाकात जो है उसमें वो आप समझें कि वो यूजलेस मुलाकात थी, मतलब उसका कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सही। सकता। आज फिर दोबारा सेक्रेटरी स्टेट, यानी इन 24 घंटों में सेक्रेटरी स्टेट की और जो रशियन उनके काउंटर पार्ट हैं लेवरॉफ की दोबारा मुलाकात हुई। यानी दो मुलाकातें रशिया के वजीर खारजा और अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट की हुई हैं 24 घंटों के अंदर अंदर। सही। और मेरा अपना ख्याल ये है कि दोनों कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, ना यूक्रेन के मामले पे और ना किसी और मामले पे, बल्कि जो उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि रशिया की तरफ से दो तीन बातें और की गई हैं यूक्रेन के अलावा, और बार बार की जा रही हैं। एक मिडिल ईस्ट का मामला, एक गजा के सीज फायर की बात। ये रशिया और चाइना ने जो पोजीशन ली हुई है वो फलस्तीनियों के हक में ली हुई है, ये जहन में रखें। सही। तो उनकी तरफ से मार्को रूबियो के साथ जो मामलात उठाए गए उसमें दो मामलात ये थे, यानी रशिया ने मामला उठाया मिडिल ईस्ट का भी, यूक्रेन का भी, ईरान का भी, और साथ उसके जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस हुआ, अलामिया तो नहीं आया सामने लेकिन जो इतलात है वो यही है कि उसमें जो शुमाली कोरिया है उसके बारे में भी डिस्कस हुआ। शुमाली कोरिया के बारे सही। में कि आपकी जो पाबंदियां और मुख्तलिफ मामलात हैं और जिस तरह आप कर रहे हैं डील, ये मुनासिब नहीं है। तो ये रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी लेवरॉव से दो मुलाकातें, यानी लेवरॉव जो है उनकी मार्को रूबियो से दो मुलाकातें होना। अब रशिया और अमेरिका, ये ध्यान में रखें, सही। रशिया और अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा और वजीर खारजा के दरमियान दो मुलाकातें होना और दोनों नाकाम हो जाना, ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूं एक डिप्लोमेटिक फेलियर है। सही। अच्छा, उसके बाद जो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आसियान की मीटिंग के फौरन बाद वो कुआलालंपुर से रवाना हो गए हैं प्योंगयांग, यानी शुमाली कोरिया। सही। वो शुमाली कोरिया चले गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने वापस मॉस्को नहीं, वे शुमाली कोरिया गए हैं। और ये ध्यान में रखें कि जो नॉर्थ कोरिया है जी। वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है रशिया में, जो यूक्रेन के साथ जंग हो रही है उनके, तो वो दोबारा वहां पे गए हैं। और अभी वो मेरे ख्याल से वहां पर उनकी जो नॉर्थ कोरिया की आला क़यादत से रशियन फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हो रही है। अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट से दो नाकाम मुलाकातों के बाद, जो मेरा ख्याल है कि मुकम्मल नाकाम हुई है। सही। फिर मार्को रूबियो की एक और मुलाकात हुई है, और वो मुलाकात जो बहुत बहुत अहम है, और ये पहली मुलाकात उनकी हुई है। जी। और ये मुलाकात उनकी हुई है चाइना के वजीर खारजा से। अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट की मुलाकात चाइना के चाइना के वजीर वजीर खारजा खारजा। वांग यी से हुई। सही। और ये जो मुलाकात है ये भी मेरा ख्याल है कि कोई बहुत बड़ा इसमें ब्रेक थ्रू तो नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि जो आसियान के सारे मुल्क हैं, अमेरिका ने इस वक्त जो है उनके ऊपर टैरिफ वॉर वॉर खोली हुई है। और उसमें आसियान के मुल्क हों या उनके अपने इत्तेहादी हों, चाहे वो जापान हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, और उसके असरात जो हैं वो, तो उसके नतीजे में मार्को रूबियो का जो पूरा आसियान का विजिट था उसमें जहां जा रहे थे तो वो ये टैरिफ की उनको कोई खास शायद वहां पे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत उनकी किसी से भी अच्छी
कोई मुलाकात हुई है जिसमें ये टैरिफ्स के मामला और बाकी, तो 36 घंटे का दौरा उन्होंने स्टे किया है, सिर्फ 36 आवर्स मार्को रूबियो ने। और उसके बाद उन्होंने जापान या बाकी जगहों पे जाना था, वो तो पहले कैंसिल कर चुके थे, वो साउथ कोरिया का विजिट, तो वो वापस चले गए मार्को रूबियो। और 36 आवर्स उन्होंने स्टे किया, लेकिन उसमें कोई कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, बल्कि मेरा ये ख्याल है कि मामलात उसमें बिगड़ गए। मामला बिगड़े इस तरह से हैं, उसमें दो वजूहात की बुनियाद पे मैं कह रहा हूं कि मामला बिगड़े हैं। एक तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, उन्होंने नेटो के ममालिक से कहा है कि आप पैसे दें, जी। और आप पैसे देके हमसे असला खरीदें, और मैं एक स्टेटमेंट देने वाला हूं, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो सकता है साइन करूं या एक स्टेटमेंट दे दूं जल्द, और उस स्टेटमेंट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद वो असला जो आप अमेरिका से खरीदेंगे, जी। नेटो के मुल्क, वो आप चाहें तो आप यूक्रेन को दे दें, हमें कोई इतराज नहीं होगा। तो इसके ऊपर जो है अब, लेकिन यूरोप जो है वो बहुत इसको देख रहा है गौर से मामलात को, कि भाई ये कभी प्रेसिडेंट ट्रम्प एक बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं। तो बहरहाल जो जर्मन्स हैं और नॉर्वे की, उन्होंने दो दो पैट्रियट मिसाइल जो है वो लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा हम खरीद लेते हैं और हम यूक्रेन को देते हैं, ये डिफेंसिव। लेकिन इसी दौरान जो रशिया है, वो उसका जो अब टारगेट है वो ओडेसा पे है, और मैं ओडेसा के बारे में हमेशा कहता हूँ कि ये बिल्कुल वो साहिली साहिली पट्टी है जो ब्लैक सी के साथ है। और ओडेसा जो है वो अगर इस दौरान निकल जाती है, क्योंकि पैट्रियट मिसाइल भी, मैंने आपसे कहा ना कि वो उनका ऑर्डर दिया जाएगा, या तो जर्मनी में मौजूद पैट्रियट मिसाइल शिफ्ट होंगे वहां पे, और अगर वो शिफ्ट नहीं होते तो रशिया की तरफ से अभी भी डाउन प्ले किया गया इस बात को। रशिया ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से, और किसी की तरफ से कोई बयान इस पे नहीं आया प्रेसिडेंट ट्रम्प की इस सारी गुफ्तगू पे। बल्कि यह है कि पिछले 24-48 घंटों में जो जंग है यूक्रेन की, जी। वो शिद्दत इख्तियार कर रही है। सही। अच्छा, अब शिद्दत इख्तियार करेगी तो क्या अमेरिका इसमें सकिन होगा या यूरोप इसमें सकिन हो? यूरोप तो सकिन हो चुका है। यूरोप के बहुत सारे मुल्क चाह रहे हैं कि हम इससे निकलें, ताकि हम अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो दें, बाकी चीजों पे तवज्जो दें। लेकिन वो चूंकि नेटो के अंदर जो है वो उन्होंने जो है वो ये कह दिया है कि सारे मुल्क जो है ये 5-5% तक जीडीपी का उसमें कंट्रीब्यूट करें, तो वो कुछ मुल्क कमिट कर गए हैं, कुछ कमिट नहीं कर सकते, उनकी इकोनॉमी इजाजत नहीं दे रही। लेकिन बहरहाल ये है कि वो एक जंग जो है वो फिर दोबारा इसमें खराब हो गई। अब इसमें एक साहब जो है जी। वो तकरीबन आप समझें कि वो बिल्कुल कॉर्नर थे इस पूरे जो भी मामला था, लेकिन वो फिर इन हो गए और एक साहब इसमें से आउट हो गए। जो साहब आउट हो गए हैं वो जी। स्टीव विटकॉफ हैं, सही। जो कि प्रेसिडेंट पुतिन से मिल रहे थे और मुलाकातें हो रही थी, और वो उसके बाद, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, प्रेसिडेंट पुतिन शुरू से ही बहुत ज्यादा इसके ऊपर, आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जब कहा कि मैं सऊदी अरेबिया से टर्की जा रहा हूं, मैं मिलना चाहता हूं, मैं मिलना चाहता हूं, मुझे मिलो, तो प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो बहुत, उन्होंने अपने आप को एक डिस्टेंस पर रखा। जी। तो इसी तरह से स्टीव विटकॉफ जो है वो इसमें किसी किस्म का ब्रेक थ्रू नहीं कर सके। और इसी दौरान जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनकी तरफ से एक ऑडियो भी लीक हो गई थी कि वो किसी जगह अपनी फंड रेजिंग में कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन पे हमला हुआ तो मैं मॉस्को पे बॉम्बिंग कर दूंगा, और ये वो भी लीक। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन, उसमें बीजिंग का भी जिक्र था, मगर वो शायद वो सेंसर हो गया, बारह जो भी था, लेकिन इस सीरियस नहीं लिया किसी ने भी प्रेसिडेंट ट्रंप की इन बातों को। और उसका नतीजा ये निकला कि स्टीव विटकॉफ जो है वो तकरीबन कॉर्नर है, और जो कीथ केलॉग हैं वो इन हो गए हैं वापस। कीथ केलॉग वो हैं जो कि चाहते थे कि यूक्रेन की मदद की जाए यूरोप के साथ खड़े होके, और मॉस्को के खिलाफ जो है वो जंग में जेलेंस्की की मदद की जाए। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के इस ऐलान के बाद, वो चूंकि रोम में थे, और रोम में वहां पर यूरोप के रहनुमा मुख्तलिफ जमा हुए हैं, उनका कहना ये है कि रशिया जो है ये थ्रेट है हमारे लिए। जी। तो उसमें जो है वो कीथ केलॉग थे, और कीथ केलॉग जो हैं वो कीव आ रहे हैं, यानी यूक्रेन आ रहे हैं। सही। अब यूक्रेन आ रहे हैं वो, लेकिन वो यूक्रेन आ रहे हैं पूरे एक हफ्ते, वो उनका स्टे होगा कीथ केलॉग का, एक हफ्ते वो यूक्रेन में रहेंगे। सही। और बयान ये हो रहा है कि इस दौरे, ये जेलेंस्की ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई वो स्टीव विटकॉफ या पेंटागन या पैटी हेग्सेट या बाकी लोग तो मेरे हाथ नहीं आते, तो आप बराए करम मेरे साथ चलें और यहाँ के बैठे और इंश्योर करें कि जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं उसके ऊपर अमल दरामद हो। तो कीव के लोग जो है वो एक हफ्ता स्टे करेंगे कम से कम सही। कीव में। मेरे ख्याल से वीकेंड के बाद मंडे को या किसी वक्त वो पहुंच जाएंगे कीव, यूक्रेन पहुंच जाएंगे। और वो उस दौरान अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दी कि मैं पैट्रियट मिसाइल देने की बात कर रहा हूं, तो फिर ये मामला जो है ये रशिया के साथ बिगड़ जाएंगे।
और उसमें ये नुकसान जो है वो सिर्फ यूक्रेन का होगा, दरमियान में यूक्रेन फंसा हुआ है। जेलेंस्की अब उसको कब तक मदद जारी रहती है, किस वक्त डायरेक्ट बात हो जाती है पुतिन की और प्रेसिडेंट ट्रम्प की, तो ये मामला जो है ये रुक गया अपनी जगह। अब तो फंस जाते हैं ना, ये फंस गया है। बात दफा वो क्रिकेट में किस खेल में कहते हैं ना, खेल फंस गया है, ये तो ये फंस गया है, ये यूक्रेन की जगह फंस गई है कि इसमें जो है वो नॉर्वे खरीदेगा, पैसे वो मुल्क देंगे, अमेरिका पैसे नहीं देगा, ये ध्यान में रखें। अमेरिका कोई एड नहीं देने जा रहा यूक्रेन को। अमेरिका ने कहा है कि हम असला सेल करेंगे, यूरोप हमसे असला ले ले, और वो असला जो हमसे यूरोप ले, वो असला नेटो नेटो मुल्क ले लें, लेकिन वो नेटो के मुल्क हमसे असला लेके वो चाहे तो यूक्रेन को दे दें, हमसे खरीदे, हमें पैसे दें। अच्छा, अब इसमें लेकिन साथ ही एक और मुल्क जो कनाडा है उसके ऊपर भारी टैरिफ आयद कर दिए उन्होंने नेटो के। तो एक एक वहां पर अजीब सी एक खिचड़ी पकी हुई है कि भाई इसमें फिर कनाडा किधर गया, तो कनाडा। बहरहाल, तो ये एक मामला ऐसा है जो कि फंस गया है यूक्रेन का, और उसमें ना मतलब मुसलसल जो आगे की तरफ जो है प्रेसिडेंट पुतिन जो है बढ़ते जा रहे हैं, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका मार्को रूबियो से मुलाकातें, 2 मुलाकातें करने के बाद जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से ये ऐलान होना और फिर उसके बाद उनका नॉर्थ कोरिया चले जाना, और फिर उनके चाइना के जो वजीर खारजा हैं वांग यी, उनसे मुलाकात हुई है। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी हम उम्मीद करते हैं कि इस साल जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हो जाए, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चाइना की तरफ से इसमें कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आई कि प्रीमियर शी जिनपिंग जो है वो इंटरेस्टेड हैं ट्रम्प से मिलने में। अच्छा, इसमें साथ ही एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और वो दौरा शुरू हो रहा है, हो गया बल्कि शुरू, कल से उसका ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा। और वो जो दौरा है वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो एल्बनीज हैं जी। वो पहुंच रहे हैं चाइना। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑस्ट्रेलिया जो है, ये आपको याद होगा पिछले दिनों जो है वो 2 लोग G7 इजलास में पहुंचे थे, और G7 इजलास में उनसे ट्रम्प मिले बगैर निकल गए। एक तो ऑस्ट्रेलिया से उनके प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज आए थे, और दूसरे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे थे, जी। जिनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी ट्रम्प की G7 इजलास में। अब वो जो एल्बनीज है बड़े जबरदस्त आदमी है, बहुत जबरदस्त, और इनकी ट्रेड भी बहुत जबरदस्त है। और वहां पे जो पोल्स हैं, जी। वो पोल्स ही बताते हैं कि उनमें से वो लोग चाइना को थ्रेट नहीं समझते, ऑस्ट्रेलिया के लोग चाइना को कोई थ्रेट नहीं समझते अपने लिए। सही। तो वो जो है चाइना के जो चाइना में उनका दौरा शुरू हो रहा है, सरकारी दौरा। और ये सरकारी दौरा जो है इनका 4 रोज का है गालिबन, और उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा इसलिए है कि इसमें वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के जाती मेहमान के तौर पे वहां का दौरा कर रहे हैं। और इस दौरे में अब ये ऑस्ट्रेलिया है, ध्यान में रखें, जी। ऑस्ट्रेलिया है जो कि अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है, क्वाड का मेंबर है, जिसका किसी को नहीं पता कि क्वाड क्या चीज है, ऑकसस का मेंबर है, जिसका किसी को नहीं पता क्या चीज है, और उसके जो वजीर आजम है वो शी जिनपिंग के मेहमान होंगे खास, और चाइना का दौरा वो कर रहे हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया जी। और चाइना ये बड़ी कॉम्प्लेक्स इस वक्त आप समझिए कि अलायंसेज हैं कि जहां पर उनको बहुत इज्जत के साथ होता है। लेकिन ट्रम्प तो मिले बगैर निकल गए थे, यहाँ जी। पर उनको शी जिनपिंग और चाइना में प्रॉपर एक उनका स्टेट स्टेट विजिट हो रहा है। सही। अच्छा, एक तो ये हो गए, तो 2 नाकाम हुए, 2 मुलाकातें या 3 मुलाकातें नाकाम हो गई, उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। आसियान के मुल्क जो है वो कहते रह गए मार्को रूबियो से कि हम तो, हमारे तो टैरिफ इश्यूज हैं, और इशू क्या है यहाँ पे, मतलब हमें तो ना किसी लड़ाई में जाना है, ना हम कोई जंग में जाना चाहते हैं। आसियान के मुल्क कोई जंग नहीं चाहते, वो कोई किसी किस्म का किसी ब्लॉक का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। वो कहते हैं कि ट्रेड हमारे साथ करें, और हम यहाँ पे पीसफुल, हम कोई फौजी अड्डे भी नहीं चाहते, हम कुछ भी नहीं चाहते, तो आप हमें हमारे साथ ट्रेड करें, और आप खुद भी रहें और हमें भी रहने दें। लेकिन ये कि अगर आप टैरिफ्स को एज अ वेपन यूज करेंगे, तो ये मुल्क जो है सारे, इनके अंदर एक बेचैनी है, और ये बड़े मेहनती लोग हैं यहाँ के, मोहब्बत वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं ये। तो आसियान के मुल्क जो है वो मतलब है कि उनको मार्को रूबियो से क्या करना है भाई, आप मार्को रूबियो ने अगर उनको साथ लाना है अमेरिका की तरफ, तो टैरिफ के मसले हल करें। तो वियतनाम पे भी टैरिफ, और इस पे भी टैरिफ, उस पे भी टैरिफ, तो वो एक अजीब सा मेरे ख्याल से ट्रम्प, मार्को रूबियो, मुझे नहीं पता कि मार्को रूबियो के अपने हाथ में क्या कुछ है इस वक्त, मार्को रूबियो कितना फैसला कर सकते हैं, क्योंकि फैसला भारत ट्रम्प कर रहे हैं। तो ट्रम्प ने जितनी उनको इजाजत दी होगी वो बात उतनी की उन्होंने, और वो चले गए वापस, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, बल्कि मामला खराब हो गए, क्योंकि इसी दौरे के दौरान ही वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ऐलान कर दिया, यानी वो लेवरॉव से मिल रहे हैं, और जी। पीछे से ऐलान हो गया, लेवरॉव ने कहा कि जी मैं तो आपको मुतबादिल एक प्लान देता हूँ, आप डिस्कस कर लें। अभी वो डिस्कस करना है मार्को, रवि ने कहा अच्छा मैं डिस्कस करता हूँ।
वो अगले ही पीछे जो है वो ट्रम्प ने कह दिया मैं तो पैट्रियट मिसाइल देने का फैसला कर लिया मैंने। नेटो वालों ने मुझसे कहा कि हम वेपन खरीदेंगे, लेकिन ये कि मैं तो वेपन बेचूंगा नेटो को, और नेटो वाले आगे से यूक्रेन को देना चाहे तो यूक्रेन को दे दें, मैं यूक्रेन को नहीं दूंगा डायरेक्टली। अच्छा, तो वो बात और खराब हो गई। अच्छा, एक तो ये मामला जी। बड़ी बुराई का सबब बना। दूसरा जो चार जो है वो अम, एक 4-5 दिन का दौरा करके नेतन्याहू वापस पहुंच गए। जी। अच्छा, नेतन्याहू वापस पहुंचा है इसराइल में, इसराइल। तो चीजें जो है वो वहीं की वहीं खड़ी हैं। अब स्टीव वित्कोव जो है वो उन्होंने वो कतर को भी गारंटी दे दी, उन्होंने इजिप्ट को भी गारंटी दे दी, उन्होंने सऊदी अरेबिया को गारंटी, उन्होंने सारे मुल्कों को गारंटी दे दी कि ये तो मामला ट्रम्प मान चुके हैं। अब ट्रम्प जो है वो भी नेतन्याहू को बुलाकर उन्होंने खिंचाई, क्योंकि ये बात ध्यान में रखें कि जितनी इन्वेस्टमेंट होनी है सऊदी अरेबिया की है, कतर की है, बाकी सारा यहाँ पे ट्रम्प तय करके गए हैं। वो यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर बात उन्होंने जो की थी वो यही बात हुई थी कि जी यहाँ पर सीज फायर होगा, टू स्टेट सॉल्यूशन बनेगा, ये सारी चीजें न थी आपस में। ये मिसाल के तौर पे आप मुझे बताएं ना कि ये जो मिनरल डील है यूक्रेन के साथ, ये कैसे होगी मिनरल डील? अगर वहां जंग चल रही है और अगर वो वेपन दे रहे हैं तो आपके ख्याल से पुतिन वो मिनरल डील उन्होंने देंगे आगे? नहीं। इसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट्स होनी है, जो सारी प्लान, वो फिर उसके बाद वो सुकून और स्टेबिलिटी होगी, तो वो कहते हैं ना जेंटलमैन प्रॉमिस, तो वो उस तरह से बात अगर आप आगे उसी तरह चलाएंगे तो फिर आगे मामला बढ़ेंगे ना। तो अब वो मामला स्टीव वित्कोव का फंसा हुआ है कि उन्होंने अभी ट्रम्प साहब ने कह दिया कि अच्छा अच्छा अच्छा, फिर उन्होंने हाँ कहा ना कहा, उन्होंने नेतन्याहू को वापस भेज दिया। अब नेतन्याहू वापस आ गए, ये वापस बंदा पहुंचा हुआ है और नेतन्याहू घूम रहा है कि भाई मैं क्या करूं, यहाँ पे क्या बात करूं। ये स्टीव वित्कोव ने वादा किया हुआ है कि वो वीकेंड पे पहुंचेंगे, लेकिन ये कि स्टीव वित्कोव जो है वो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प से एक फाइनल बात करेंगे, क्योंकि अगर मुझे इस बात का डर है कि कहीं, क्योंकि ये वहां से अमेरिका से ये भी इतलात आ रही है कि स्टीव वित्कोव के रिजाइन ना कर जाए। जी। मतलब उनकी जो इस वक्त उनकी पोजीशन बड़ी खराब हुई है, क्योंकि देखें जो बिजनेसमैन है, ये बाकी सारे लोग हैं, ये बड़े बड़े और बड़े, ये बड़े करीब प्रेसिडेंट ट्रम्प के बड़े जबरदस्त आदमी हैं। अब ये जितने लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जो बिजनेस में हैं, तो ये कारोबार के लोग जो है ना, ये अपनी जबान पे चलते हैं कि भाई हमने जबान दी हुई है, हमारे बिजनेस हैं, हमने मतलब है कि लॉन्ग टर्म 20-20 साल से, 25-25 साल से, 40-40 साल से अपनी जो है ना वो डायरेक्ट पीआर बनाई हुई है रशिया के साथ या गल्फ कंट्रीज के साथ, तो हम अपना जो सत्यानाश करें यार ट्रम्प के चक्कर में। तो जब जबान दे दी है तो जबान दे दी है हमसे, चाहे वो कतर के लोग हों या बाकी लोग हों, तो वो उसके ऊपर सारा मामला आगे चलता है। अब स्टीव वित्कोव जो है वो, ये उनका देखिए, वो किसी सूरत अपने रशिया से ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे प्रेसिडेंट पुतिन से। और वो ये भी हो सकता है कि उनको ट्रम्प अभी रखें, क्योंकि ट्रम्प खुद ये उन्होंने कीथ क्लॉक को कभी आगे कर देते हैं, कभी वो स्टीव वित्कोव को आगे करते हैं, कभी कीथ क्लॉक को आगे करते हैं, तो कीथ क्लॉक को अभी उन्होंने आगे किया हुआ है। कीथ क्लॉक को पहले उन्होंने डंप कर दिया था। कीथ क्लॉक जो है वो यूक्रेन को असला देने के कायल हैं, तो स्टीव वित्कोव पीछे हो गए। लेकिन जो गजा में कत्लेआम हो रहा है और गजा जी। का सीजफायर अगर अनाउंस नहीं होता, तो उसके नतीजे में स्टीव वित्कोव के लिए फिर मेरा ख्याल है कि वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। जो वॉशिंगटन से इतलात आ रही है, ये कि स्टीव वित्कोव काफी, वो कहते हैं ना, लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि काफी जिच हुए हुए हैं कि यार ये मैंने अभी बात की है कतर के लोगों से, अभी बात हुई है मोरक के ऊपर, अभी ये जो वहां पे हमास अपनी उन्होंने फिर एक बंदा मार दिया, इसराइल का फौजी मारे जा रहे हैं वो। और इसी तरह से हुतीज ने जो किया है, हुतीज ने, यानी आप देखें ना किस तरह से सिनेमैटिक सिनेमैटिक अगर आप देखें ना, जी। तो वो जो जहाज डूबने की उन्होंने पिक्चर्स रिलीज की हैं, वीडियोस, तो बिल्कुल सिनेमैटिक। मुझे नहीं पता ड्रोन कैमरों से उसकी एडिटिंग कैसे हुई है, वो बिल्कुल वो जो ब्लास्ट हो रहे हैं समंदर के अंदर और जहाज डूब रहे हैं और फिर वो मनाजिर सारे आप देखें, तो उसमें जो है वो आपको अंदाजा होगा कि उनके पास कितना इक्विपमेंट है और उनके पास कितना, और वो खुले मैदान में, जी। ये भी नहीं, ये खुले समंदर में वो फिल्मिंग कर रहे हैं। ये भी नहीं कि उनको डर हो किसी का कि भाई यहाँ पर कोई दूसरा जहाज उन पे अटैक कर देगा या कोई दूसरा जहाज यहाँ पे। तो वो यहाँ पर मुझे बताएं कि वो जहाज कहाँ है जो हिफाजत कर रहे थे इन कैरियर्स की। यहाँ पे कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था, कोई जहाज नहीं थे इनको बचाने वाले। वो किस तरह से जहाज जो है वो वहां पे हाईजैक हुए, ये जो कैरियर्स थे, और उनका जो उनके जो बेचारे जो उन पे काम करने वाले हैं वो अभी तक हुतीज के पास है, हुतीज ने रखा हुआ है उनको। अब वो मसला ये है कि जंग चल रही है, अब जंग में तो फिर उसके बाद वो जहां पर भी मामला जाते हैं। लेकिन ये है कि वो उन्होंने जिस तरह जहाजों को डुबोया है,
2 जहाज डुबो दिए। आप देखें ना कि जी। हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने 2 जहाज डुबो दिए, और एक जहाज को तो बाकायदा उन्होंने उसकी शूटिंग की है, दूसरी। तो अब इसमें यह है कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है। अब यहाँ की जो सूरत हाल है वो मशरिक वस्ता की बिगड़ इसलिए रही है कि ये वापस आ गए हैं वहां से, और नेतन्याहू वापस आ गया है। अब ये वापस आने के बाद इसने एक तो वो गजा ह्यूमैनिटेरियन जी। फाउंडेशन को बिल्कुल ही फारिग कर दी है। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन वाला कोई बंदा जो है वो किसी, क्योंकि जाहिर है इसमें ओस पड़ोस के मुल्क भी इन्वॉल्व थे, तो वो किसी मुल्क जा नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनके होटल तोड़ दिए, तो वो दाएं बाएं फिर वो और मामला खराब होंगे, तो कई मुल्कों ने कह दिया कि हमारे पास ना हो गजा जी डॉक्टर ह्यूमैनिटेरियन साहब, फाउंडेशन के लोग। जी। अच्छा, और उसमें मैं, जी, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस कर लेते मैं हैं। गजा की, जी। जी आप वक्फा ले लें, फिर उसके बाद बात करता हूँ गजा के ऊपर। जी। जी नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, इसहाक डार साहब की कंबोडिया के हम मनसब से मुलाकात हुई है, दो तरफा ताल्लुकात जारी रखने पर इत्तेफाक भी हुआ। कितनी अहम है ये मुलाकातें? नहीं, ये मुलाकातें तो बहुत आम है, लेकिन सफारती माउस पे जो भी हो रही हैं, जो रियासती हो रही है ना, इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल टर्मोइल के साथ फिर आपकी मईशत है, फिर ये दहशत गर्दी है, और सारे मामला ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं सारे। जी। और लेकिन ये मैं पहले भी बात कह चुका हूं कि जो सफारती महाज पे और जो अस्करी महाज पे और जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के चैलेंजेस तो मौजूद हैं अपनी जगह, वो जी। कांस्टेंट होते हैं हमेशा। ये डिप्लोमेसी भी कांस्टेंट है, डिफेंस का मामला भी कांस्टेंट है। तो और अगली जंग मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं सर पे खड़ी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं जो अनरिजॉल्व हैं। और अनरिजॉल्व यानी इस हमारे खत्ते के, और ये देखें ना, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, ये मामला भी रिजॉल्व नहीं हुआ, पानी का मामला रिजॉल्व नहीं हुआ। ये तो अभी जंग है, एक तरह से जंग छिड़ी हुई है इंडिया ने, तो वो अपनी जगह मौजूद है। आज अजीत दोवल साहब की वो जो खोई हुई याददाश्त है इनकी, काफी लोगों की काफी महीनों बाद आती है दोबारा कि हमने इतने दिनों में ये कर दिया था, कोई तस्वीर दिखाओ। अजीत दोवल कह रहे भाई तस्वीर आप दिखाएं। हमने कब कहा है तस्वीर दिखाओ भाई? हमने तो कहा है अभी गिरा दिए जहाज, तो आप दिखाएं तस्वीर। तो ये मतलब है कि आप उनकी तस्वीर दिखाएं, जिन लोगों ने दहशतगर्दी की थी, तो तस्वीर दिखाएं। जी। तो वो जहाज वहाज जिनके ले गए होंगे उठा के, हमें क्या पता कहाँ गिरे इनके जहाज। और मतलब अब वो इतने दिनों के बाद, बहरहाल भी एक अटर नॉनसेंस वहां पे अजीत दोवल जो है वो मुकम्मल एक फेलियर की तरफ हो गए। और मैं इस बात को बिल्कुल मेरी असेसमेंट जो थी वो एक जमाने में बहुत ही रही है दलाई लामा के हवाले से, मैं 5-6 साल से इसको डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन उसी ट्रैप में ये दोबारा दलाई लामा ट्रैप में आके इन्होंने चाइना से लड़ने का फैसला किया। अब ये तीन दुश्मनों से लड़े हैं, या अगला इनका किससे होगा, क्या होगा, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं आपको जरा सिर्फ इससे बिल्कुल एक यानी एक गैर मुतल्लिक आपको मैं अगर खबर यहाँ पे बताऊं, जी। तो मैं आपको ये 24 स्लाइडियां दिखा रहा हूँ ढाका ट्रिब्यून की। वहां के जो आर्मी चीफ हैं वो टर्की के 24 स्लाइड ढाका ट्रिब्यून, जी। जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं वो सीनियर टर्किश जो वहां पे जो प्रोफेसर हालुक गौरिया जो हैं, जो कि टर्की के बड़े डिफेंस, उनका जो इंडस्ट्रियल सारा सिलसिला है टर्की का वो बड़ा जबरदस्त है, जो कि ड्रोन सिस्टम्स हो या एयरक्राफ्ट हो या इंटेल हो सारी। तो वो बांग्लादेश के साथ जो है वो टर्की के मामला जो है वो तय हो रहे हैं, ये जो है। अच्छा, तो ये उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट है। दूसरी बात फिर उन्होंने, अगर मैं बांग्लादेश पोस्ट को देखूं, तो 25 तो उन्होंने फिर वहां पे जो है वो मुलाकात की है डॉक्टर यूनस के साथ भी। और ये टर्की और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं वो अब मईशत से बढ़ के बल्कि डिफेंस और स्ट्रेटेजिक लेवल पे चले गए हैं। जी। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस को देखें 26, तो वहां पे फिर प्रोफेसर ओलिया गोरेन जो हैं, ये टर्की की डिफेंस इंडस्ट्री एजेंसी के, ये जो है ये इनकी मुलाकात जो है डॉक्टर यूनुस से हो रही है। तो सही। ये काफी मेरा ख्याल है कि इम्पोर्टेंट है। टर्की हमारा बरादर मुल्क है, बांग्लादेश हमारा जबरदस्त इस वक्त दोस्त मुल्क है। तो ये अब टर्की और बांग्लादेश के दरमियान जो डिफेंस के मामला तय पा रहे हैं, और बांग्लादेश जो है वो ये ध्यान में रखें कि इससे पहले 7 सिस्टर स्टेट्स की बात डॉक्टर यूनुस कर चुके हैं, फिर अब दलाई लामा का इशू उन्होंने छेड़ दिया है, फिर ये आ भी जा रही है, छेड़ी हुई है। फिर पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी के वाकयात में बिल्कुल क्लियर हाथ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर होना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल एक लगता है कि वो एक जंग यहाँ पर इस खत्ते में भी
किसी तरह पक रही है, मतलब उसको रोक नहीं पाएगा कोई भी। वो एक होता है ना कि हालात डेवलप हो रहे होते हैं कि वो बस किसी ऐसी तरफ ले जाएंगे जहां पर खुदा न खास्ता फिर जो है वो किसी हॉट वॉर की तरफ ना चले जाएं। अच्छा, इसमें जो दूसरी बात मैं कह रहा था, देखें ये जो अब ये इसने जो नेतन्याहू ने जो बयान दिया है, वो बयान ये है, और ये मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे फ्रांस 24 को 19, ये कह रहा है कि इसराइल रेडी टू निगोशिएट परमानेंट गजा सीज फायर। परमानेंट गजा सीज फायर के ऊपर अब ये फ्रांस से भी बात कर रहा है कि जी परमानेंट सीज फायर। तो परमानेंट सीज फायर का मतलब तो ये हो गया कि टू स्टेट सॉल्यूशन। जी तो अब ये वो बात है जो कि कतर के लोग और यानी कतर और इजिप्ट, और मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि इजिप्ट और चाइना के ताल्लुकात बहुत करीब आ गए हैं। ये या तो ये है, और आज एक मुल्क ने मैसेज दिया है, और उस मुल्क का जो मैसेज है वो इसलिए मैं उसको इम्पोर्टेंट समझ रहा हूँ कि एक तो बड़े ये तो खुद भी बड़े जबरदस्त हैं, और दूसरा ये है कि ये जो है ये सऊदी अरेबिया के बहुत करीब हैं, जो लेबनान के प्रेसिडेंट हैं, ये उनके फॉर्मर आर्मी चीफ भी रहे हैं। और अरब न्यूज अगर 18 हम दिखा सकें तो लेबनीज प्रेसिडेंट जो है इन्होंने रूल आउट कर दिया नॉर्मलाइजेशन विद इसराइल। अच्छा, यानी पहला मुल्क है, जी यानी मतलब बात हो रही थी कि लेबनान के साथ हो, लेबनान ये तो सबसे पहले लेबनान ने तो रूल आउट किया। और ये ध्यान में रखें कि हिजबुल्लाह मौजूद है, और हिजबुल्लाह के साथ इनके शुरू में ये था कि जी ये हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाएगा, ये किया जाएगा हिजबुल्लाह के लोग, लेकिन आखिर में जाके जो लेबनान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रूल आउट कर दिया किसी भी किस्म के इसराइल के साथ अपनी नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, जी और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जंग है, और ये जो है हमारे हम तो वॉर में हैं, और इस वक्त जो है हमारी ये साउथ लेबनान की जो चौकियां हैं यहाँ पर इसराइल बैठा हुआ है, और हम तो किसी भी वक्त, मतलब एक तरह से उन्होंने एक, लेकिन ये ध्यान में रखें कि ये मैसेज जो है ये बड़ा स्ट्रेट मैसेज गया है। दूसरी जो बात है जो बड़ी मेरा ख्याल से जिसके लिए हम पहले भी तुर्किया को मुबारकबाद दे चुके हैं, और दोबारा हम उनकी जो डिप्लोमेसी उसको मुबारकबाद देते हैं। आज वो तकरीब हुई, और ये हुई सुलेमानिया में। अभी सुलेमानिया इराक में है, सही और सुलेमानिया इराक के शुमाल का इलाका है, और शुमाल के सुलेमानिया से भी कोई 30 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर शुमाल में एक जगह पर जो है वो पीके के जो उनके अब्दुल्ला औखलान या अब्दुल्ला औचलान, जिस तरह से भी आप प्रोनाउंस करें, तो उन्होंने जो अपील की थी कि हम जंग टोटल हथियार डाल के तुर्की के सियासी प्रोसेस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो 30 वहां पर उनके जो जंगजू खवातीन और मर्द हजरात जो हैं वो वहां पे रिपोर्टर्स को कुछ लेके चले गए, और ये इराक में हुआ है, ये ध्यान सही में रखें, ये इराक में हुआ है, ये सीरिया में नहीं हुआ। जी सीरिया में तो वो ऑलरेडी हिस्सा बन चुके हैं ना। सीरिया में तो एसडीएफ ऑलरेडी अहमद शरा के साथ उनके साथ हिस्सा उनका बन चुकी है। लेकिन इसमें जो दूसरी बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि टर्की के साथ आज इन्होंने मुकम्मल तौर पे अलामती तौर पे, टर्की में तो पीके के है ही नहीं, टर्की में तो कहाँ है पीके के, वो तो चुपके वहां पे दहशतगर्दी होती थी ना, तो ये इराक में इधर उधर सारे थे, तो इन्होंने आज अलामती तौर पे अपने हथियार जो है उनको जलाया, पब्लिक सही में उसके सामने उन्होंने जाया किया। और ये वहां पर कैमरा मैन ले गए थे, रिपोर्टर्स ले गए थे, कुछ सियासतदान भी थे सुलेमानिया के इलाके में, इराक में, ये जो है इराकी कुर्दिस्तान का जो इलाका है वहां पे ये एक तकरीब हुई आज बाकायदा, और उसके बाद एक बाकायदा प्रोसेस का हिस्सा बन। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जी ये अहमद शरा है, ये अहमद शरा तो जाहिर है कि उनका एक बैकग्राउंड है, वो हम सबको पता है, नुसरा फ्रंट, और अभी पाबंदियां भी हटाई है सारा। अब्दुल्ला गुलान जो उनके साथ आए हैं ना, टर्की के साथ जो मुज़ाकरात जिनके हो गए हैं जी जी कामयाब, और अब वो टर्की का की सियासत का हिस्सा बन गया। पीके के लफ्ज़ में इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, अब हमें डीईएम का नाम इस्तेमाल करना है, जो उनको पॉलिटिकल पार्टी है। तो डीईएम जो है, या जो उनके जो लोग यहाँ शामिल हुए हैं, अब्दुल्ला उचलान या अब्दुल्ला उगलान जो कैद है 1999 से, ये इंतहाई मुखालिफ हैं इसराइल के, इंतहाई इसराइल मुखालिफ हैं, और इंतहाई प्रो पैलेस्टीनियन हैं। और ये वहां पर जो है ये अहमद शरा की गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए हैं, और अहमद शरा जाहिर है कि वो सुनेंगे सऊदी अरेबिया की या सुनेंगे टर्की की, वो उनके ताल्लुकात जैसे भी अमेरिका माने ना माने आगे पीछे, वो टर्क। अब ये जो मामला खराब हो रहा है ना बीच में नेतन्याहू वाला, जी इसमें देखिए आज इन्होंने अल अरबिया ने भी ये कोट किया है कि भाई ये जो है ये परमानेंट सीज फायर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि ये 20 स्लाइड में कोट कर रहा हूं, ये अभी शाम को इन्होंने नेतन्याहू ने बात की इसराइल से, इसके वो नेगोशिएट परमानेंट सीज फायर ड्यूरिंग 60 डे, यानी 60 दिन की जंगबंदी करके तो फिर उसमें
परमानेंट सीज फायर की तरफ मुज़ाकरात होंगे। यही तो बात हमास के लोग कह रहे हैं, यही तो बात अरब मुल्क कह रहे हैं, यही तो दुनिया बात कर रही है। लेकिन यह है कि इसके नतीजे में बदकिस्मती ये है कि वो वहां पर जब तक ऐलान नहीं होता, और मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये 24 घंटे 48 घंटे ये पीर तक इस वीकेंड पे आना था, उस दिन फ्लाई कर जाना था रात को विदकॉफ ने, तो विदकॉफ डिले कर गया। अब अगर ये विदकॉफ को, क्योंकि शदीद प्यूटिन की तरफ से वो किसी सूरत अपने मामला कर, तो या तो वो रहेगा अपनी जगह पे, स्टीव विदकॉफ रहेंगे, या वो रिजाइन कर जाएंगे, हट जाएंगे दरमियान में से, कि भाई मेरी तो लॉन्ग टर्म यहाँ पे रिलेशन हैं और मैं किसी सूरत ऐसे मामले में नहीं जाऊंगा कि जिसमें मेरी बात खराब हो। और किसी सूरत ट्रंप नहीं चाहेंगे कि स्टीव विदकॉफ को लूज करें। स्टीव विदकॉफ का हटने का मतलब ये है कि ट्रंप से आपकी परमानेंट जो है वो ताल्लुकात मुनक़ता हो गए, और अरब ममालिक सबसे आपके जो है वो मसाद जो उनके जो जो टिफनी के वालिद हैं वो ठीक है मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व है, लेकिन उनकी वो हैसियत नहीं है जो कि स्टीव विदकॉफ की है। और उनकी इन्वेस्टमेंट्स और इतने ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होनी है वहां पे मुख्तलिफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा सेंटर्स में, जो ट्रंप करके गए थे, ये सारे के सारे अरब ममालिक के साथ जो बात हुई थी गजा के हवाले, उसमें तो बड़ा प्रेशर था कि गजा में कत्लेआम हो रहा है, अब यहाँ क्या कर रहे हैं अरब ममालिक ने बड़ी कोशिश की, सऊदी अरेबिया ने, बाकी मुल्कों ने, तो और कतर ने, तो इजिप्ट ने। अब बात ये सारी कि अगर ये मामला खराब होता है बहुत तो कर शुक्रिया सके, डॉक्टर और साहब। अभी भी वो अगर रुक जाते हैं दोबारा और नेतन्याहू या कत्लेआम जारी रखता है, तो फिर ये पूरा चलता जाएगा, और देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।